Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Kulla with the complete Indian Express analysis newspaper and editorial board of 27th of October 2020. Before we start, I have a question for you. तो इसका आंसर आप कमेंट में करने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों कमेंट में पिन कर दूंगा। यही प्रैक्टिसेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दैट्स व्हाई आई एम एडिंग द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज अबाउट जीएम मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया में जीएम मस्टर्ड डेवलप हुआ था, उसका रिगार्डिंग है। जीएम मस्टर्ड है द जीन ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट। This is the step number 1. Two, GM mustard has the gene that allow the plant cross pollination and hybridization. Statement number 3, GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agricultural University. तो इसमें आपको बताना है सही कौन कौन सा है। 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only। ये क्वेश्चन और इसके आंसर दोनों में पिन कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपने सही किया है गलत किया। गलत भी किया है तो जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं वो आप कभी भूलते नहीं है। दिस इज़ द गुड थिंग कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया आप उसको दोबारा गलत नहीं करेंगे। सही किया है तब आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर आपने गलत किया है और फिर इसका आंसर आपको पता चल गया तो आप उसको दोबारा गलत नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट न्यूज डेट 2+2 टुडे डेट क्लियर्ड फॉर की इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट। तो इसमें क्या हुआ है कि पोम्पियो जी आए हुए हैं, 2+2 इंडो यूएस डायलॉग हो रहा है दिल्ली में। अब उसमें 2 लोग इधर से रहेंगे, 2 लोग उधर से रहेंगे और दोनों लोग मिलके एक स्पेसिफिक इशू पे बात करेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है इस बार का डीपर डिफेंस कॉपरेशन का सिक्योरिटी इन एशिया डेट चाइना ऑन द टॉप टेबल। तो सिक्योरिटी इन एशिया और डीपर डिफेंस कॉपरेशन एशिया पैसिफिक के बारे में कल मैंने बताया था, उस पर भी फोकस है। अगर आपने कल का न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखा आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक के बारे में जो था वो जानने के लिए। अब इसमें हुआ क्या है कि बेका एग्रीमेंट साइन होने की बात चल रही है, सारी चीज़ें सेट हैं, हो सकता है साइन हो जाए। बेका एग्रीमेंट जो होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि विच परटेन्स टू जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस जो यूएस से मिलती है, वो मिलती क्या है, अभी तक मिलती नहीं थी लेकिन बेका एग्रीमेंट के बाद वो मिलेगी। इंडिया कैन गैदर दैट इंफॉर्मेशन। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैप्स एंड सैटेलाइट इमेज फॉर डिफेंस पर्पस। तो सैटेलाइट इमेज जो है और मैप्स जो हैं वो यूएस प्रोवाइड करेगा इंडिया को, लेकिन केवल डिफेंस पर्पज के लिए। अब इसमें क्या है कि अब आज का जो डिस्कशन है वो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन और म्यूचुअल कॉपरेशन पे होगा। तो दैट इज़ द थिंग। अब जब एक मैं आपको बताता हूँ, जब साइनो इंडिया वार हुआ था, इंडो चाइना वार इसको बोलता है, तो उसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने यूएस से उसकी तब इंडिया के पास डेवलप्ड जीपीएस सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, तो इंडिया ने यूएस से उसकी सैटेलाइट इमेजेस मांगी थी, जिससे कि चाइना ने कहाँ ट्रूप डिप्लॉय किए हैं, कहाँ से क्या है उसके इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन यूएस ने क्या किया था, यूएस ने मना कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से जुड़ा हुआ था और यूएस जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो पाकिस्तान की वजह से यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता था। इसकी वजह से यूएस ने इंडिया को सैटेलाइट इमेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना या सैटेलाइट इमेज देने के लिए मना कर दिया था। अब तो इसकी वजह से अब बेका एग्रीमेंट जब साइन हो जाएगा, इसके थ्रू हम कहीं भी सैटेलाइट इमेज और मैप का यूज कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट कि बेका साइन हो रहा है और 2 टॉप जो पोम्पियो जी और एक और लोग आए हैं, तो वो दो टॉप यूनियन स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर 2 आए हैं। ये एक मैसेज दे रहा है चाइना को और अदर भी कंट्रीज़ को कि अमेरिका में 2 दिन इलेक्शन के लिए बचे हुए हैं, लेकिन तब भी इंडिया यूएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन के 2 दिन बचे हुए हैं, फिर भी 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया में आके बेका एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। डिफेंस कॉपरेशन पे बात हो रही है, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बात हो रही है। दिस इज़ द मैसेज टू द चाइना एंड अदर स्टेट दैट इंडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूएस एंड बोथ कंट्रीज
will be emerged as the most powerful in the future. This is the message that's going. स्टबल बर्निंग अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लोकुर पैनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया है स्टबल बर्निंग के लिए. एक सेंट्रल एस्योर्ड लॉ बनाने के लिए इसमें एनालाइज करेंगे कंडीशंस को और रिकमेंडेशन भी देंगे. लोकुर पैनल 1 मेंबर कमेटी है, मतलब एक ही लोग हैं और वो सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे. सो दैट इज़ द थिंग. द न्यू अर्बन पुअर सैलरीज गोन पॉनिंग गोल टू पे स्कूल फी एंड जियो मील्स रेंट अनपेड. तो अभी क्या है कि लोगों को 6-7-8 महीने से प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाई है, इनकम कम हुई है लोगों की. इसकी वजह से लोगों को अपने बच्चों की फ़ी करने के लिए, एनजीओ की मील्स के लिए और जो रेंट है उन सब के लिए या तो लोन लेना पड़ रहा है या तो वो अनपेड है. तो दिस इज़ एमर्जिंग ए न्यू अर्बन पुअर. अभी तक पुअर जो थे विलेज में हो रहे थे, लेकिन एक नई क्लास एमर्ज होती दिख रही है जो है द न्यू अर्बन पुअर. अर्बन सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो जो पुअर हैं इस टाइम पे रेंट पे नहीं कर पा रहे बच्चों का, हाँ बच्चों की स्कूल फी पे नहीं कर पा रहे, तो वो रूरल एरिया की जो पॉवर्टी है अर्बन लोगों में भी है एमर्ज हो रही है. तो ये नई क्लास एक एमर्ज होती जा रही है. यूपी काउ स्लॉटर लॉ इज़ बीइंग मिसयूज अगेन इनोसेंट. तो यूपी में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो यूपी गवर्नमेंट है उसने क्या किया था कि काउ स्लॉटर को बंद कर दिया था. काउ को मारना या बीफ समझ लीजिए कि हिसाब से बैन है काउ के मीट के लिए. इसमें होता क्या था कि अगर कहीं भी कोई इनोसेंट आदमी है और उसके मीट दिख गया, अगर मान लीजिए कि उसके पास मीट है और लोगों ने कंसिडर कर दिया कि ये बीफ है, ये काऊ का मीट है, तो इसके थ्रू उसको पकड़ के ले जाके बंद कर दिया. अब उसमें ना तो कोई कि कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं होती जिससे पता चले कि ये मीट किसका था, बीफ था या नहीं था. तो इसके थ्रू वो इनोसेंट आदमी पकड़ा जा सकता है और पकड़ने के बाद लगभग 7 साल की जेल भी हो सकती है उसको. और इसके लिए कोई भी प्रॉपर प्रोविज़न नहीं है कि जिसके थ्रू कि जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स उसकी मंगाई जाए, कुछ ऐसा किया जाए, तो ऐसा प्रावधान तो है नहीं. तो इसके थ्रू क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी काउ स्लॉटर लॉ जो है वो मिसयूज किया जा सकता है और इसके लिए एक बेल का प्रावधान होना चाहिए कि प्रॉपर आराम से जेल मिल जाए. उसके बाद प्रॉपर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए देन उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. दैट इज़ द थिंग. Now let's move further. Once target of mass hunting in northeast, birds of God are now rare symbol of hope. तो बर्ड ऑफ गॉड किसको कहा जाता है? बर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है आमुर फैल्कन्स को. ये आमुर फैल्कन है, बर्ड ऑफ गॉड इसको कहा जाता है. अब इसमें हो क्या रहा है कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये माइग्रेट करती हैं साइबेरिया टू अफ्रीका की तरफ वो करती है. लेकिन नई न्यूज़ क्या है कि नागालैंड की जो वोखा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हर रोज़ लगभग 1 लाख आमर फैल्कन जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उनकी हंटिंग की जा रही है और उसका मीट जो है वो खाया जाता है. अब इससे क्या है कि एक आवाज़ उठ रही है. लोग मतलब प्रपोजल दे रहे हैं कि इनके लिए भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक तो बर्ड ऑफ गॉड इसको कहा जाता है और दूसरी तरफ अगर 1 लाख हंटिंग पर डे, अब आप सोच लीजिए कि नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है. तो इसके थ्रू क्या होगा कि माइग्रेटिव बर्ड्स जो हैं वो आएंगी तो वो माइग्रेट तो करेंगी लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगी, जिसके थ्रू उनकी जो पॉपुलेशन है उनके नंबर से कम होंगे. सो दैट इज़ द थिंग. वर्ल्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या मतलब ये बोला है ग्लोबल हेडलाइन में, उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की ज़रूरत है एंड वी विल डू समथिंग. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आता है इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि ये किस मिनिस्टर में आता है. दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो आगे मूव करते हैं ये, लेकिन ये याद रखिएगा बर्ड ऑफ गॉड किसको कहा जाता है? आमुर फैल्कन को. और अब ये हंटिंग कहाँ की जा रही है बहुत ज़्यादा? तो ये है कि नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट में. और ये माइग्रेटिव बर्ड हैं, ये भी माइग्रेटरी बर्ड हैं, ये भी याद रखिएगा. माइग्रेट करती हैं साइबेरिया टू अफ्रीका की तरफ. दैट इज़ द थिंग. ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ये तो एक्सटेंशन है फर्स्ट पेज का. द सिटी पेज है, दिल्ली सिटी का पेज है, तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस क्योंकि दिल्ली सिटी की न्यूज़ से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है. लेट्स मूव फर्दर. देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है. हार्ट पैट्रियटिक सेंटीमेंट. तो महबूब मुफ्ती जी ने कहा है कि जब तक 370
और 35 रिवोक नहीं होते थे तो कोई इंडियन फ्लैग को नहीं पकड़ेंगी, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगी। तो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये पैट्रियाटिक फीलिंग जो है, जो देशभक्ति है, उसको उसके सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है। दैट इज़ द थिंग, यू नीड टू नो दिस। वेल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर सिंगल पेरेंट कैन नाउ बी टेक चाइल्ड केयर लीव, MOS जितेंद्र। तो इसमें क्या है कि इसमें बात की जा रही है कि जो सिंगल, मतलब जो एम्प्लॉई हैं, अगर वो सिंगल पेरेंट है, मतलब कि उनकी वाइफ नहीं है और वो अकेले हैं, तो वो चाइल्ड केयर के लिए लीव ले सकते हैं, ये जितेंद्र जी ने कहा है। तो दैट इज़ अ थिंग। इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कहीं पे अगर आपको लगता है कि, तो यही ऐसे न्यूज आइटम को जब यूनिक आप यूज करेंगे, क्योंकि स्टैटिक बुक तो सभी पढ़ते हैं, जब न्यूज आइटम से उठा के आप इसको जैसे यूज कर देंगे इस पॉइंट को, तो एक थोड़ा यूनिक लगेगा, तो आप एक अच्छा मार्क फिक्स कर सकते हैं। इंडिया इज स्टेक ने अफगानिस्तान स्टेबिलिटी क्रॉस बॉर्डर थ्रेट कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो वही है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में इंडिया ने एक अच्छा पार्ट लिया है, और अफगानिस्तान इंडिया के लिए एक बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जिसके थ्रू चाइना को काउंटर किया जा सकता है। और इंडिया ने यह भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेरर जो है वो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। ये बात हुई है उसमें 2+2 डायलॉग जो चल रहा है, तो ग्लोबल इशू डिस्कस हो रहे थे, उसमें ये बात हुई है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। एडिटोरियल आज के अच्छे हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, तो दैट वी विल सी। RT-PCR टेस्ट इज नाउ कॉस्ट लेस देन ₹1000 इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में RT-PCR जो टेस्ट है उसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ से कम लगेगी। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, जिससे कि जो लोग हैं वॉलंटरली जो कराना चाहते हैं उनके लिए कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। तो इसके थ्रू टेस्टिंग बढ़ेगी, और टेस्टिंग बढ़ेगी तो दैट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। तो दैट इज़ अ थिंग। RT-PCR के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। RT-PCR में क्या होता है कि RT-PCR स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये वर्क कैसे करता है, लेट मी टेल यू। तो RT-PCR टेस्ट में क्या होता है कि 1 मिनट। RT-PCR में क्या होगा कि जैसे ये कोविड है, ये कोरोना वायरस है। तो ये कौन सा वायरस है, ये है RNA वायरस है। ये याद रखिएगा, कोविड के बारे में पूछ सकता है कि कोविड कौन सा है, DNA वायरस है या RNA वायरस है। अगर उसने दे दिया DNA वायरस है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, RNA वायरस है। अब वायरस को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले इस RNA वायरस को कन्वर्ट करेंगे DNA में करेंगे। अब DNA में कन्वर्ट करने के बाद ये जो वायरस के मॉलिक्यूल्स होंगे, हम कह सकते हैं, तो वो कम होते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इसको डबल किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 × 2, अगर 4 होगा 4 × 2, तो ऐसे करके लगभग 40,000 तक इसको मल्टीप्लाई कराया जाता है। उसके बाद एक बड़ा अमाउंट बन के आता है, और उस पर क्या करते हैं कि उसमें फिर वायरस को डिटेक्ट करते हैं कि वायरस है या नहीं है। तो ये होता है। और जो ये मल्टीप्लिकेशन होता है इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन कराया जाता है, जैसे 2 को 2 से, फिर 2 को 4 से, 4 को 2 से, मतलब ऐसे 2 करते हुए करते हैं। तो इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराया जाता है। तो पहले RNA को DNA में करेंगे, फिर DNA का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या होगा कि उसको फिर डिटेक्ट किया जाएगा कि वायरस है या नहीं है। तो दैट इज़ द थिंग। तो RT-PCR में यही होता है। एक एंटीजन होता है, एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे स्वैब ले लिया जाता है नाक से कहीं से भी। तो उसमें क्या होता है ना कि जो जैसे वायरस होगा तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है कोविड के लिए, तो उसके थ्रू किया जाता है कि अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है तो ये कंसीडर किया जाता है कि उसको कोविड है। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फर्दर। मैंने आपको बता दिया RT-PCR होता क्या है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आइटम है। बियॉन्ड बिहार, तो ये हम देखेंगे
द फर्मेंट नेक्स्ट डोर, तो इसमें क्या है कि उसमें जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है कि कौन एमर्ज कर रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, पॉलिटिकल एजेंट, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज़ द थिंग। लेट्स मूव फर्दर। बियॉन्ड बिहार ये हम डिस्कस कर लेंगे। हु अफ्रेड ऑफ नीतीश कुमार, ये भी बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हाँ, इसमें एक पॉइंट आपको मिल जाएगा कि अगर कोई डेवलपमेंट करने के बिहार के बारे में सोचता भी है तब भी उसको प्रॉब्लम आती है। ट्रस्ट कंपटीशन, ये भी इसके बारे में ग्लिम्स आपको दोनों के बारे में दे दूंगा, दैट इज द थिंग। द आइडिया पेज, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मेक बोर्ड एग्जाम रिलेवेंट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें डी के बारे में जो अभी जो कट ऑफ जा रही है 100% उसके बारे में लिखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे उसको टैकल करेगी, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी विल डिस्कस इट। तो एनआईए यहाँ पे दिया है, एनआईए अरेस्ट एक्यूज ऑन अराइवल फ्रॉम यूएई, तो यूएई से एक एक्यूज अराइव होता है इंडिया में, तो एनआईए ने क्या किया है, अरेस्ट कर लिया है। एनआईए क्या है, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो काउंटर टेरर को काउंट करने के जो लॉ इन्फोर्स करता है वो एजेंसी है एनआईए। इट इम्पोज टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फॉर स्टेट। तो अभी अमेंडमेंट जो हुआ था, अमेंडमेंट में यही हुआ था कि किसी भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो दैट इज द थिंग एस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करता है। अब जैसे सीबीआई का था, इसके बारे में कहा जाता है कि एनआईए वर्क करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और एनआईए का जैसे वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ स्टेट, तो ये इसका मिसयूज किया जा सकता है, दैट इज़ द थिंग। ऐसा कहा जाता है, मिसयूज किया जाता है नहीं, दैट्स नॉट आवर टॉपिक। द प्लाज्मा थेरेपी डिबेट, तो इसमें प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एडिटोरियल्स हैं इसको हम न्यूज एनालिसिस के बाद डिस्कस करेंगे। व्हाट नेक्स्ट इन फ्यूचर, रिलायंस वर्सेस अमेजन, तो अभी रिलायंस ने क्या किया है कि आर्बिट्रेशन किया था सिंगापुर में, तो उसका थोड़ा सा अपोज हो रहा है, लेकिन अभी ये है कि आर्बिट्रेशन के लिए कोई लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। नाउ अभी आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर रिलायंस सक्सेसफुल होता है तो रिलायंस एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाएगा अमेजन का, अमेजन भी इसको अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें थोड़ा सा फ्यूचर, मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर्स के बारे में बताऊँ, फ्यूचर्स होते क्या हैं। तो फ्यूचर्स में क्या होता है ना कि कोई भी जैसे ऑयल की जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स पे होती है। तो ऑयल मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे परचेजर है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए इंडिया है और ये है यूएई, ईरान, मान लीजिए ईरान है ये। इसमें क्या होगा कि इंडिया कहेगा कि हमको इतनी क्या कहते हैं क्रूड ऑयल की, इतना क्रूड ऑयल चाहिए हमको, इतना क्रूड ऑयल हमको चाहिए। तो यहाँ पे इसको भी फियर रहता है कि अगर हमने मान लीजिए प्रोड्यूस कर लिया और इन्होंने ख़रीदा नहीं तो हम उसको रखेंगे कहाँ, उसको रखने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इन दोनों के बीच पे कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इंडिया कितनी प्राइस पे फ्यूचर ड्यू, जैसे 3 महीने के बाद इंडिया ने कहा तो 3 महीने के बाद सेट हो जाएगा कि इतना ऑयल इतनी प्राइस पे इंडिया परचेज करेगा, उसी हिसाब से ये करेगा प्रोड्यूस, करेगा, उसके बाद इंडिया को कर देगा वो सेल। अभी जब क्रूड ऑयल की प्राइस गिर गई थी तो यही हुआ था कि अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने बहुत सारे ऑयल की डंपिंग कर ली है, तो उसको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ था कि कंपनी ने प्रोड्यूस तो कर लिया था, लेकिन उसको खरीदने वाला नहीं था, और उनके पास क्या था कि जैसे फ्यूचर प्राइस थी, तो फ्यूचर प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। अब जो खरीदने वाला नहीं है तो उसको स्टोर कहाँ करें, स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से उसकी प्राइस एकदम कम हो गई थी। उन्होंने कहा कि एकदम कम पे आप लेके जाओ, हमसे भी पैसा लेके आओ, क्योंकि उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम थी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया को लेकर डंप कर लेना चाहिए, तो इंडिया के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, जितनी स्टोरेज फैसिलिटी है इंडिया ने उतना पहले ही डंप करके रखा है। तो इंडिया के लिए अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, प्रोजेक्ट चालू है जिसके थ्रू डंपिंग कर सकते हैं, बट इंडिया के पास उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी उस टाइम पे कि उसको डंप कर सके इंडिया में। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर। यूएस अर्ली वोट एक्सीड 2016 जीओपी चिप्स अवे द डैम्स एडवांटेज।
अब यूएस इलेक्शन के बारे में इसमें, अच्छा यूएस इलेक्शन के बारे में इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। यूएस में दो इलेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक ओरिजिनल होता है। प्राइमरी में क्या होता है कि एक पार्टी से 10 लोग मान लीजिए हैं, एक पार्टी 10, जैसे दो पार्टी है, दोनों पार्टी 10-10 लोग नॉमिनेट होंगे कि 10-10 लोग खड़े होंगे। तो पहले प्राइमरी इलेक्शन होगा, प्राइमरी इलेक्शन में सब लोग प्रेफरेंस देंगे कौन, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, जैसे इस पार्टी से 10 में से एक को सबसे ज़्यादा वोट मिल गया तो फिर वो खड़ा होगा, ओरिजिनल इलेक्शन के। इसमें भी होगा, वो भी खड़ा होगा ओरिजिनल इलेक्शन के, तो एक एक लोग बचेंगे दोनों पार्टी से, फिर उन दोनों लोगों के लिए फिर जाके इलेक्शन होता है। पहले प्राइमरी इलेक्शन होता है। इंडिया की तरह नहीं है कि जिसने ज़्यादा फंडिंग की, कुछ भी की तो वो उसको टिकट मिल गया, ऐसा नहीं होता। उसमें पब्लिक डिसाइड करती है कि किस पार्टी से किसको ज़्यादा फेवर मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर इलेक्शन होता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसको प्रेसिडेंट किसी भी को भी अपॉइंट कर सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसकी पार्टी से कोई हो सकता है, किसी को भी, कोई भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। जैसे प्रधानी नहीं होती, प्रधानी में पंचायत सदस्य क्या कहते हैं, पंचायत सॉरी जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं उनको प्रधान नॉमिनेट कर देता है, जिसके थ्रू कि उनको वोट मिल जाए। तो यूएस में ऐसा है कि वाइस प्रेसिडेंट उसको बनाता है जिसके पास ज़्यादा वोट बैंक होता है, ताकि उनको वोट मिल जाए। दैट्स मून मे होल्ड मोर फ्रोजन वाटर देन प्रीवियसली सस्पेक्टेड। तो मून पे जैसे पहले सस्पेक्टेड था, उससे ज़्यादा वाटर मिलने की संभावना है। द मून शैडोड फ्रिजिड नूक्स एंड क्रीनीज में होल्ड फ्रोजन वाटर इन मोर प्लेस एंड इन लार्जर क्वांटिटी देन प्रीवियस सस्पेक्ट। तो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने की संभावना है जितना पहले सस्पेक्ट किया था। वाइल प्रीवियस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आइस इन परमानेंटली शेडेड क्रेटर ऑफ मून्स पोलर। तो मून्स के जो पोल हैं उन पे पहले की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मून्स के जो पोल हैं उन पे परमानेंटली शेडेड जोन रहता है, तो उसके थ्रू वहाँ के क्रेटर्स पे, वहाँ के पोल्स पे बहुत सारी फ्रिजिड आइस है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए 1 मिनट, ये मून है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब सन जो है, सन तो इधर कहीं रहता है, सन से ऐसे रह जाती है, तो ये रिमेनिंग बचता है, ये रिमेनिंग बचता है, ये शेडेड जोन है, यहाँ पे वो नहीं आती सन की लाइट। तो ये फ्रिजिड है, ये फ्रिजिड है, ये फ्रिजिड है। इंडिया लूनर सडन पे साउथ पोल पे अब की बार वो लैंड करने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे और सारी चीज़ें, अब इससे होगा क्या कि अगर वाटर मिल गया ना, तो जैसे कि फ्यूलिंग के लिए भी सही होगा कि पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे फ्यूल्स लेके जाने पड़ते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए होता है और सारी चीज़। तो इन सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और फर्दर रिसर्च जो लोग करने जा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। द आइस रिच एरियाज आर नियर द मून नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल पे है आइस रिच एरिया। टेम्परेचर आर लो इन दीज सो कॉल्ड कोल्ड ट्रैप। तो कोल्ड ट्रैप यूपीएससी पूछ सकता है प्रीलिम्स में, कोल्ड ट्रैप किसको कहा जाता है? तो कोल्ड ट्रैप जो है, कोल्ड ट्रैप कहा जाता है नॉर्थ एंड साउथ पोल को, मून के, यहाँ पे टेम्परेचर आता है -163 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज़ द थिंग जो आपको समझनी है। फ्यूचर्स के बारे में आपको बता दिया क्या होते हैं कि एक सेट प्राइस पे किसी कमोडिटी को फ्यूचर डेट पे खरीदना, वो फ्यूचर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट किया जाता है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट वो हो जाता है जिस पे लीगल बाइंडिंग नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पे लीगल बाइंडिंग होती है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस द एडिटोरियल्स, जैसे जो मैंने बोला था। नाउ ये हमें डिस्कस नहीं करने हैं। बियॉन्ड बिहार, अब लोकल फैक्टर डोमिनेट द असेंबली इलेक्शन बट आउटकम विल हैव टू बियरिंग फ्रॉम बियॉन्ड द स्टेट। फर्स्ट, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू, ये थोड़े फैक्ट में, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू गो टू पोल्स इन द कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टक अर्लियर दिस ईयर। तो बिहार पहला स्टेट है जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2, बिहार मार्क द बिगनिंग ऑफ इलेक्शन सीजन दैट विल सी बिग स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड असम इलेक्ट न्यू गवर्नमेंट इन द फर्स्ट ऑफ 2021। तो बिहार में स्टार्ट हुआ है अभी इलेक्शन, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और इसमें होंगे जो 2021 के फर्स्ट हाफ में अपना इलेक्शन कंप्लीट कर देंगे। तो दैट इज़ द थिंग, कोलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट मैंने आपको बता दिया, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ट्रस्ट इन कंपटीशन, तो अभी इसमें क्या हुआ कि यूएस के ऊपर थोड़ा सा वो एक इशू चल रहा है। अब इशू क्या चल रहा है क्या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। अब
मेन थीम जो है इसकी वो मैं बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि गूगल है, फेसबुक है, इन सारी चीज़ों पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि ये लोग क्या करते हैं कि फेयर कंपटीशन जो होता है मार्केट का उसको डिमिनिश करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए गूगल की कोई फेवरेट है या फिर गूगल को कोई ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, गूगल किसी ने ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर दी तो पहले सर्च पे गूगल उसी कंपनी को दिखाने लगता है। दैट इज़ द थिंग। अभी गूगल ने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था यूएस में भी, तो क्या करता था कि आप सर्च करते हो सबसे पहले गूगल अपनी जो वेबसाइट है वो उसको दिखाता था, तो उस पर भी इशू एराइज हुआ था। फेसबुक पे भी यही है, फेसबुक पे वो एडवर्टीजमेंट या वो चीज़ें पहले दिखाई जाती हैं जो फंडिंग ज़्यादा करती है, तो ये एलिगेशन लगते रहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इशू चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, गूगल को जो ज़्यादा फंडिंग करेंगे वो उनको प्रायोरिटी देगा किसी भी सर्च पे, लेकिन दिक्कत ये है कि फेयर कंपटीशन फिर नहीं रह जाता है। दैट इज़ द थिंग। सॉरी गाइस। तो ये गूगल और फेसबुक का इशू है। रन लोना रन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वुमेन्स जो है वो मैराथन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी हैं। दैट्स अ गुड मैसेज फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, दैट वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एज वेल हु अफ्रेड ऑफ नीतीश कुमार। द बैकड्रॉप। अभी इसमें क्या हुआ है कि बिहार में जो भी इलेक्शन होता है तो कोई भी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। वहाँ पे इलेक्शन किस पे होता है, कास्ट पे होता है और कम्युनिटी पे होता है। सॉरी तो कास्ट और कम्युनिटी पे होता है। इसमें हुआ क्या है कि बिहार को ना एक अच्छी साइकोलॉजी की ज़रूरत है जो वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट करे, जिसके थ्रू वो अच्छी एक डेवलपमेंटल गवर्नमेंट पा सकें। वन बिहारी वोटर्स हैव minimalist expectation from the leadership. The state lacks the kind of competitive welfareism which define the counter of southern state. Hence, the core support base of RJD, BJP and JDU do not expect something transformative. तो अभी इसमें क्या है ना कि बिहार के जो लोग हैं वो भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि वो तो कास्ट के बेस पे वोट दे रहे हैं। अगर कोई ब्राह्मण है और किसी ब्राह्मण को वोट दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट किया करता है, वहाँ पे डेवलपमेंट पे वोट नहीं पड़ते हैं, ऐसा ऑथर कह रहा है। सेकंड क्या है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस द प्रेफरेंस फॉर मटेरियल इशू आर द पोस्ट फैक्टर जस्टिफिकेशन। तो मटेरियल ऑथर कहता है कि मटेरियल इशू है, मतलब कि लोगों को मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए, उनको खाने पीने को दे दो, उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दो इट्स इलीगल बट एवरीवन नो दैट कि इलेक्शन में ये होता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, लोगों को शराब भी दी जाती है, हालांकि बिहार में बैन है, बट तो ऐसा ऑथर बोल रहा है। अब इसमें ऑथर ने ये भी कहा है कि जो जस्टिफिकेशन होता है किसी पार्टी का वो लाइक और डिसलाइक के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि यादव एंड मुस्लिम रेलिंग बिहाइंड आरजेडी, तो यादव और मुस्लिम आरजेडी के पीछे हैं, आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। दैट इज द फैक्ट। अपर कास्ट सपोर्ट बीजेपी, अपर कास्ट जो है बीजेपी को सपोर्ट करती है ड्यू टू राम मंदिर एंड ऑल अदर इशूज, बिकॉज बीजेपी इज कंसिडर्ड एज द प्रो हिंदू पार्टी। पासवान endorsing LJP leader चिराग पासवान आर मोटिवेटेड नॉट बाई मटेरियल इशू बट अ सेंस ऑफ प्रिवेलिंग एफिनिटी। अब इसमें क्या है कि अब जैसा आप देख सकते हैं कि कास्ट के बेस पे वोटिंग होती है, तो डेवलपमेंट क्या करना। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल है, इसको आप कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। अगर आप इसको कोट करते हैं ना कि इलेक्शन के ऊपर अगर कुछ आता है, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको एक अच्छा मार्क मिलेगा उसमें, अगर वो पढ़ेगा तो। व्हेन नीतीश कुमार इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ डोमिनेंट ग्रुप। नीतीश कुमार को डोमिनेंट ग्रुप जो हैं उनके ऑल सेक्शन से चैलेंज वो फेस कर रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम अपर कास्ट टू इंटरमीडिएट कास्ट लाइक यादव और मुस्लिम। तो कास्ट सिस्टम है, इसकी वजह से नीतीश कुमार वो सफ़र कर रहे हैं। व्हेन द स्टेट इज फेसिंग द कंबाइंड देयर आर कंबाइंड क्राइसिस ऑफ फ्लड, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक हार्डशिप, प्लाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एंड अराउंड 3 मिलियन माइग्रेंट। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ की, जो भी मैंने बोली। द एंटी इनकम्बेंसी नैरेटिव शुड हैव एमर्ज फ्रॉम द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन। तो एंटी इनकम्बेंसी नैरेटिव जो है
मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन से इमर्ज हुई है। द ईबीसी एंड महादलित इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास और महादलित जो हैं, व्हाट वी सी इंस्टेड ऑफ कंसर्ट एंटी नीतीश नैरेटिव बाय डोमिनेंट क्लास, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ईबीसी एंड महादलित आर आइदर साइलेंट आर कम आउट टू कंफ्यूज। तो मेन डेवलपमेंट की ज़रूरत जो महादलित हैं उनको और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को है, लेकिन वो या तो चुप हैं या तो कंफ्यूज हैं कि क्या करें। इन द पावर डायनेमिक्स इन बिहार, नीतीश एंजॉय यूनिक पोजीशन। नीतीश एक यूनिक पोजीशन एक्वायर करते हैं, वेर इन द सेंट्रलिटी सिग्निफाइज द सेकेंडरी पोजीशन ऑफ डोमिनेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज़। तो सेकेंडरी पोजीशन डोमिनेंट क्लास और कम्युनिटीज़ की है। To the Yadav, he signifies the absolute marginalized section, and to upper caste, he come in the way of seeing BJP ruling the state like neighboring यूपी। तो लोग देखते हैं अपर कास्ट के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि यूपी के जैसा ही यूपी की जैसे ही गवर्नेंस होनी चाहिए। अब इन 2009 जो मैं उसकी बात कर रहा था, एग्जाम्पल की आप कोट कर सकते हैं। इन 2009 Nitish Kumar attempted to empower the vulnerable group by implementing the recommendation of 2007 विश्व मोहन ऋषि मोहन कमीशन टू आइडेंटिफाई द महादलित। तो 2009 में नीतीश जी ने सोचा कि वो डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करेंगे और उन्होंने ऋषि मोहन कमीशन को इम्प्लीमेंट करने की सोची महादलित को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। इन 2006 उदयकांत चौधरी कमीशन टू आइडेंटिफाई द आउटलाइन प्रोविजन फॉर ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए क्या हुआ था, उदयकांत चौधरी ने भी सोचा था। एंड द डी बंदोपाध्याय कमीशन ऑन लैंड रिफॉर्म, तो डी बंदोपाध्याय कमीशन ऑन लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी ऐसा किया गया था कि इससे बिहार का डेवलपमेंट होगा। ही होप्स टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट मेजर दैट वुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सेक्शन। इसके लिए क्या किया गया था कि एक उन्होंने सीरीज चलाने की सोची थी कि जिससे बिहार का हम डेवलपमेंट करेंगे। बट आफ्टर मैट द मे 2009 लोकसभा इलेक्शन प्रूव्ड कंट्रोवर्शियल। उसके बाद जब डेवलपमेंट की लोगों ने सोची तो 2009 का इलेक्शन जो था वो कंट्रोवर्शियल हो गया। आरजेडी एंड एलजेपी अलॉन्ग विद सेक्शन ऑफ बीजेपी अपर कास्ट लीडरशिप प्रोजेक्टेड देम एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। This affect the voting pattern by polls held in September 2019 with JD BJP winning just 5 of 18 सीट। इसमें क्या हुआ था कि इसके थ्रू क्या हुआ कि उन्होंने डेवलपमेंट के लिए सोची सारी चीज़ें, लैंड रिफॉर्म वगैरह लाना चाहा, लेकिन अपर कास्ट ऐसा चाहती नहीं है। अपर कास्ट ऐसा क्यों नहीं चाहती? क्योंकि अगर सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे तो अपर कास्ट डोमिनेट कैसे करी। इसकी वजह से क्या हुआ कि वोटिंग का जो पैटर्न था वही चेंज हो गया और बीजेपी और जेडी को 18 में से केवल 5 सीट मिली थी लोकसभा में। दैट इज़ द थिंग। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार के जो लोग हैं ना वो एजुकेटेड कम है और डोमिनेंट क्लास जो है अपर कास्ट जो है वही लोग डोमिनेट करते हैं। अगर ये चीज़ें सक्सेस हुई होती तो बिहार में डेवलपमेंट का लेवल कुछ और होता, लेकिन अपर कास्ट फिर डोमिनेट नहीं कर पाता। और मार्जिनलाइज सेक्शन जो है महादलित और ईबीसी वो लोग साइलेंट है, कंफ्यूज हैं। और अपर तो ये आप कोट कीजिएगा नीतीश जी और बंदोपाध्याय जी ने वो रिफॉर्म्स के लिए कोशिश की थी, लेकिन उसमें वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग का पैटर्न ही चेंज हो गया डेवलपमेंट के नाम पे। तो दैट इज़ द थिंग एंड दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टी इज रिफ्यूजिंग दैट डेवलपमेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। कहीं कहीं पे जो बिहार के लोग हैं वो भी जिम्मेदार है। नाउ दिस इज़ द आर्टिकल मेक बोर्ड एग्जाम इररिलेवेंट। इसमें क्या है, व्हेन ड्यू अनाउंस द फर्स्ट लिस्ट ऑफ एडमिशन इनटू अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ड्यू ने अपना फर्स्ट लिस्ट जारी की, उसमें क्या हुआ 100% कट ऑफ जा रही है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन Delhi gross enrollment ratio is 46.3%. This means that almost every second youth in Delhi between age of 18 to 23 is enrolled in higher education program. इसमें क्या हुआ है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का 46.3% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है दिल्ली का। और इसका मतलब है कि 18 से 23 साल के बीच में हर 2 में एक लड़का एनरोल कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि 100% कट ऑफ जा रही है। अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल
46.3% है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि 100% एनरोलमेंट हमें करवाना है। अगर ऐसे होगा तो मार्क्स के बेस पे अगर एडमिशन मिलेगा तो मान लीजिए ये 100 छोड़ दीजिए, 46 या 50 भी पहुंच जाएगा, 50% मान लीजिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंच गया। उसमें होगा क्या कि जब बच्चे ज़्यादा आएंगे तो 100% कट ऑफ जाएगी। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, जिसके 100% मार्क्स हैं उनको तो एडमिशन मिल जाएगा, उनको स्किल मिल जाएगी, लेकिन जिसके कम मार्क्स हैं वो लोग एडमिशन नहीं पाएंगे तो एकदम बेकार कॉलेज में पाएंगे, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। भाई लोगों के पास स्किल नहीं होगी, बेकार कॉलेज से करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट तो हो जाएंगे, उनको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मार्क्स के बेस पे किसी भी यूनिवर्सिटी को एडमिशन नहीं देना चाहिए, दिट इज़ द थिंग। और किसी के मार्क्स बेस पे किसी को जज करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारी आईआईटीज़ क्यों टॉप 100 में नहीं आ रही हैं? इसीलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि आईआईटीज़ के एग्जाम तो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। लोग ठीक है, लोग ट्रिक्स सीख के चले गए, मैथ के क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर दिए, सारी चीज़ें सॉल्व कर दी। आई एम नॉट सेइंग दैट आईआईटी एग्जामिनेशन इज सो ईजी टू क्रैक बाय द ट्रिक्स, बट दिस इज़ द फैक्ट कि जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम सारी चीज़ें चेक करता है। ऐसे एग्ज़ाम होने चाहिए जिससे कि लोग एक स्किल सेट के साथ निकले। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में यूपीएससी सारी चीज़ें चेक करता है, पर्सनालिटी चेक करता है, एनालिटिकल थिंकिंग चेक करता है, कॉम्प्रिहेंशन चेक करता है, डिसीजन मेकिंग चेक करता है, सारी चीज़ें चेक करता है। तो एक डायनेमिक पर्सनालिटी ही यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करती है, दैट इज़ द थिंग। और इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी जो है, और अगर ऐसा चलता रहा, मान लीजिए 100% हो गया, 100% में मान लीजिए डी का एक कॉलेज है, उसने एक कोर्स में मान लीजिए 100 लोग को दिया एडमिशन। अब अगर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा, मान लिया 100, तो 100% कट ऑफ जा रही है। अब 100 लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, बाकी लोग 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो आप कर दोगे, सब लोग पढ़ तो लेंगे लेकिन डिग्री मिल जाएगी, इसके लिए उनके पास नहीं होगी। दैट इज़ द थिंग। वी आर हेडेड टुवर्ड राइज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मैं बता रहा था कि हम एक नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं इसके थ्रू। इन द लास्ट डिकेड व्हेन सीबीएसई एक्सपेरिमेंटेड ऑन प्रोग्रेसिव रिफॉर्म बाय मेकिंग क्लास, तो सीबीएसई के लिए के बारे में बात बताता हूँ। सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसमें क्लास 10 जो होती है, उसमें दो सीबीएसई ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें है कि आप चाहें तो बोर्ड ले सकते हैं, आप चाहें बोर्ड नहीं ले सकते, मतलब आप बोर्ड एग्जामिनेशन चाहे तो दे, चाहे तो आप होम एग्जामिनेशन दे। होम एग्जामिनेशन में आपके स्कूल में ही आपके एग्जामिनेशन होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बाहर जाके एग्जामिनेशन देना होता है। तो एक पैराडिगम शिफ्ट था कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पे, मतलब वो एक थोड़ा सा चेंज करने की सीबीएसई ने कोशिश की, और एक विशियस साइकिल चल रही है कि अभी एक पैराडिगम शिफ्ट हुआ, पेरेंट्स भी उसके लिए कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो हमारे मार्क्स हैं, दैट्स नॉट द मेजर ऑफ आवर टैलेंट और स्किल, दैट इज़ द थिंग। अभी क्या होगा ना कि school percentage are not good marker on Indian individual readiness to do higher education and given the serious drawback to the standard issued assessment in our board examination। बोर्ड एग्जामिनेशन क्या होता है, लोग पढ़ के चले जाते हैं, उनको मार्क्स मिल जाते हैं, मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन बाद में जाके वो लोग इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, क्योंकि बुकिश नॉलेज इज़ नॉट वी कैन से कि ये एक ऐसे तरीके की नहीं है कि बुकिश नॉलेज है, आपके परसेंटेज अच्छे आ गए तो आप एक अच्छे वो हैं। यू हैव रेड द many stories of people who failed in some examination but they are the good entrepreneurs, they are the good actor, you can say। so that is the thing। now what we can do, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 इन्वेस्टिगेशन एंड असेसमेंट रिपोर्ट एट द स्कूल लेवल। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने असेसमेंट रिपोर्ट एज स्कूल लेवल शुरू किया, उसके बेस पर एडमिशन दिया जाना चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन को रिटेंडेंट तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिबरल आर्ट और हायर एजुकेशन के लिए, और एक स्किल बेस पे फोकस करना चाहिए कि स्किल के बेस पे उनको एडमिशन दिया जाए। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछ भी सकता है, एनआईए वगैरह मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस इज़ द लास्ट एडिटोरियल दैट वी विल डिस्कस। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो क्या है ना कि व्हाट इज़ द थेरेपी, अब प्लाज्मा थेरेपी की बात होगी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी को एक्रोनिम प्लेसिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, प्लाज्मा थेरेपी को एक्रोनिम प्लेसिड भी कहा जाता है। अब इशू क्या है, व्हाट इज थेरेपी? थेरेपी में होता क्या है, इसमें होता क्या है कि
एक आदमी है, मान लीजिए, लेट मी टेल यू, एक आदमी है ये, एक आदमी ये हो गया, इसको हो गया कोविड। कोविड होने के बाद ये हो गया ठीक। तो कोविड की दवा तो बनी नहीं, अब इसके बॉडी में प्रोड्यूस हो गई एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई। अब प्लाज्मा जो है ब्लड का एक पार्ट होता है। अब एंटीबॉडी डेवलप, अब 28 डेज़ की गाइडलाइन दी गई, 28 डेज जैसे मान लीजिए हो गया, उसके बाद तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो उन्होंने कोरोना को हरा दिया, समझ लीजिए, नॉर्मल सेंस में अगर बोले कोरोना को हरा दिया, तो उनके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी है जो कोरोना को हरा सकती है। अब क्या करेंगे, एक आदमी यहाँ है, ये इन्फेक्ट हुआ, तो यहाँ से इसकी प्लाज्मा थेरेपी प्लाज्मा निकाला और लाके इसके ब्लड में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद इसकी जो एंटीबॉडी बनी थी कोविड के लिए, वो इसके पास आ गई, इसकी बॉडी में, और वही एंटीबॉडी वर्क करेंगी, खुद को मल्टीप्लाई करेंगी, उसके थ्रू क्या कहते हैं, कोरोना कोविड ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग दैट इन यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसमें और भी एस्पेक्ट दिए हुए हैं, तो ये तो प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है ये हमें देखना है। नाउ what happened to spark the debate? At recent media briefing, ICMR Director General D. Ibrahim Bhargav, he said that they were contemplating deleting convalescent plasma as a definitive therapy from the national guideline for COVID-19 treatment. तो इसको उन्होंने कहा है कि डिलीट करना चाहिए कोविड-19 ट्रीट, क्योंकि इस हो क्या रहा है कि ये सीवियर कोविड-19 में वर्क नहीं कर रहा है। सीवियर कोविड-19 में वर्क नहीं कर रहा है प्लाज्मा थेरेपी। अगर मॉडरेट है या इजी है तो उसमें वर्क कर रहा है, लेकिन सीवियर में वर्क नहीं कर रहा है। इसके थ्रू इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ICMR की लिस्टें हटा दें। अगर ICMR की लिस्टें हटा देंगे तब इसके बारे में आगे दिया हुआ है, मैं आपको बताऊँगा। व्हाट आर द ट्रायल फाइंडिंग? ट्रायल फाइंडिंग में है कि ये जैसे मैं बता रहा था, मॉडरेट कोविड-19 जो है उसमें ये वर्क कर रहा है। दिस डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू अ रिडक्शन इन 28 मोर्टेलिटी और प्रोग्रेशन ऑफ सीवियर डिजीज। तो सीवियर डिजीज में ये वर्क नहीं कर रहा है। 28 डेज मोर्टेलिटी, और अगर मोर्टेलिटी में भी ये रिडक्शन कोई नहीं दिखा रहा है प्लाज्मा थेरेपी, तो वी कैन से इट्स नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो दैट्स वाई लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पे फैक्ट दिया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फर्स्ट। हाउ देयर हैज़ बीन रिजल्ट ऑल्सो, चाइना में भी इसने वर्क नहीं किया, नीदरलैंड में भी इसने वर्क नहीं किया। दोनों में वही जो बात थी कि मॉडरेट और जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है कोविड का, उसमें तो वर्क कर रहा है, लेकिन अब प्लाज्मा थेरेपी बहुत कॉस्टली भी होती है। अब इतनी कॉस्टली चीज़ को हम यूज करें और वो वर्क भी ना करे सही से, तो क्या ही मतलब बनता है। सो हु ऑल आर स्टिल पुशिंग कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी? तो मुंबई थोड़ा सा पुश कर रहा है, क्योंकि मुंबई प्लैटिना ट्रायल कर रहा है, और दिल्ली गवर्नमेंट भी चाह रही है कि ऐसा हो, क्योंकि कुछ लोग सही हो गए थे। लेकिन ICMR से हटाने की इसके बात की जा रही है, क्योंकि ये इंडायरेक्टली अफेक्ट कर। अच्छा, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में ये भी है ना कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज इन द सेंस कि DNA के लिए भी मिसयूज हो सके। मान लीजिए किसी ने DNA निकाल के उसको इंजेक्ट कर लिया और कुछ कर लिया, या आपके हेल्थ रिलेटेड कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ले ली जो शेयर नहीं की जानी चाहिए। ऐसे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, दो आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऐसा होता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी हैपन। सो दिस इज द थिंग, व्हाट हैपन इफ ICMR डज रिमूव द थेरेपी फ्रॉम इट्स गाइडलाइन? तो ICMR ने अभी रिकमेंडेशन दी है प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, तो उसका लोग पालन करें, कोई स्टेट पालन करे ना करे, लेकिन अगर उसको रिमूव कर देंगे तो उसका यूज नहीं हो सकता। और इसमें किया क्या जा सकता है, किया क्या जा सकता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोविड केयर इज इंडिविजुअलिस्टिक केयर। कोविड केयर जो है इंडिविजुअलिस्टिक केयर है। कोविड के लिए हर व्यक्ति के लिए अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी आदमी के ऊपर कौन सी दवा काम कर रही है उसके लिए उसका यूज किया जाना चाहिए। यूज ऑफ राइट ड्रग्स इन राइट पेशेंट डज वर्क। जिसमें क्या है कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग जो है, राइट मेडिसिन जो है, और जैसे कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर। रेमडेसिविर को भी US ने सैंक्शन दिया है कि US में यूज किया जा सके। फेविपिराविर भी यूज हो रही है। तो ये दोनों दवाएं सीवियर कोविड-19 में भी यूज की जा रही हैं। तो इन दोनों दवाओं का यूज करना चाहिए जिस पेशेंट पे जो वर्क करती हैं। जब तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आ जाता तब तक ऐसा करना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कोई आपकी अगर क्वेरी है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी पढ़ाऊँ सच एज NCERT फॉर UPSC एंड अदर थिंग, सो यू कैन कमेंट बिलो, दैट इज़ द थिंग। एंड गाइज वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मतलब कि मेरा एम यूट्यूब नहीं है, मैं पढ़ता हूँ एंड तो मैंने सोचा इसको शेयर करना चाहिए।
और टू बी वेरी फ्रैंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है मैं सारी चीज़ें आपके लिए ही कर रहा हूँ, बट मुझे एक अच्छा आइडिया है। अगर आप न्यू कमर हैं, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, तो क्योंकि मुझे यूपीएससी का आइडिया है क्या कैसे पूछता है क्या नहीं। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट। और यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो कब कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, तो दैट्स वाई आई एम डूइंग दैट। सो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आंसर जरूर अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।